जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 4 का नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, इस टॉपिक के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। ये क्लास 12th का टॉपिक है और बीएससी सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक रखा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम साइक्लोट्रॉन के बारे में जितना कुछ भी है, उस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और इसके चित्र के बारे में, फिर इसके बाद रेडियस, ये सब हम इसमें निकालेंगे। मैक्सिमम पावर जितनी भी होती है, ठीक है, सब निकालेंगे। और इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ठीक, क्या क्या है साइक्लोट्रॉन। तो आपने एक पढ़ा होगा रैखिक त्वरित, लीनियर एस्केलेटर पढ़ा है। मैंने शायद 2-4 वीडियो पहले ये डाला था, लीनियर एस्केलेटर। तो ये होता है चक्रीय त्वरित। वो क्या था, वो रैखिक त्वरित था, ये होता है चक्रीय त्वरित। चक्रीय त्वरित मतलब सर्कुलर एस्केलरेटर। ये जो रैखिक त्वरित में होता है कि उसमें हम कण को ऐसे रैखिक एक रेखा के रूप में हम उसे त्वरित कराते हैं, त्वरक विभवांतर से गुजारते हुए उसे एक रेखा के रूप में हम त्वरित कराते हैं। ठीक है, और इसमें हम उस कण को एक वृत्ताकार मार्ग में ऐसे चला करके उसे हम त्वरित कराते हैं। बस उसमें हम एक रेखा के रूप में कण को त्वरित कराते थे, इसमें हम उसी किसी भी कण को वृत्ताकार मार्ग में चलाकर उसे त्वरित कराते हैं, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। इसलिए इसे चक्रीय त्वरित भी कहते हैं। तो क्या होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किसी भी कण की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यूज किया, किसी बड़ी ऊर्जा या फिर उसके वेग या फिर उसे त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन मुख्य तौर पर यही काम करता है। और कैसे काम करता है, इसमें 2 चुंबक होते हैं, N और S। इन 2 चुंबकों का यूज किया जाता है। कहाँ, क्यों इन 2 चुंबकों का यूज किया जाता है, क्योंकि लॉरेंज बल होता है। जो लॉरेंज बल होता है, पढ़ा है आपने। लॉरेंज बल में अगर कोई, मान लो जिस भी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो, इस दिशा में हो, और उसके लंबवत कोई कण उसमें आता है, तो वो कण हमारा वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है, वृत्ताकार मार्ग को अपना लेता है। ठीक है, तो कण को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 2 चुंबक N और S का। ठीक है, 2 प्रबल चुंबक होते हैं N और S, जिससे कण हमारा वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। ठीक है, और अब कण वृत्ताकार मार्ग की जुगाड़ हो गई। अब इसके बाद कण को आगे भी बढ़ाना है, तो कण को और ऊर्जा भी देनी। तो ये ऊर्जा कहां देती है, इसमें हम एक त्वरक विभवांतर लगा देते हैं। ये उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती दोलित्र लगा देते हैं, त्वरक विभवांतर से बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम इसके लिए, जिससे जब हम इसे त्वरक विभवांतर से गुजारेंगे तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऊर्जा यहाँ ये बढ़ी, और जैसे यहाँ से थोड़ी सी वेलोसिटी आई, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ी, बढ़ते, और यहाँ से विक्षेपक प्लेटें लगी होती हैं, यहाँ से ये प्लेटों से कण निकला, और जहां पर भी हमें कण चाहिए, लक्ष्य पर जो भी हमारा एम है, वहां पर कण इन 2 विक्षेपक प्लेटों की सहायता से उसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये है इसकी छोटी सी प्रोसेस। अब मैं इन चित्र के बारे में बताऊंगा, फिर अच्छे से एक एक करके जो प्रोसेस होती है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस वो बताऊंगा। ठीक है, तो चित्रों के बारे में देख लो। ये एक सी, इसके अंदर 2 डीज होते हैं, जो D1 D2 जो रखे हैं, इन्हें डीज बोलते हैं। 2 डीज अर्धवृत्ताकार के होते हैं, और ये जो व्यास होते हैं, ये इन्हें इस प्रकार से रखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, और इन दोनों डीज को हम उच्च आवृत्ति दोलित्र, प्रत्यावर्ती दोलित्र से जोड़ देते हैं। इसका यूज तो पता है क्यों जोड़ देते हैं। और ये देखो, ये एक चित्र ऐसा है इसे हम ऊपर से देख रहे हैं, तब ये हमें ऐसा चित्र दिख रहा है। अभी हम इसे, जैसे ये है एक थाली टाइप की होती है, समझ लो मैं बता रहा हूँ कैसा होता है ये वास्तव में। एक थाली टाइप की होती है, उसमें ऐसे 2 डीज रखे रहते हैं, और एक चुंबक यहाँ, एक नीचे चुंबक, और इस प्रकार से चुंबक की जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। और जैसे ये 2 डीज रखी हैं, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती दोलित्र जुड़ा होता है, इस प्रकार से होता है। ये 3D में उतना अच्छे से नहीं, 3D आकृति है तो उतना अच्छे से बोर्ड में नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ठीक है, चलो ये चित्रों के इसमें मैंने दिखाया कि चुंबक को हम किस प्रकार से रखते हैं, और इसमें मैंने दिखाया कि उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती दोलित्र किस प्रकार से इसमें लगाया जाता है, और कैसा वो कण हमारा घूमता भी, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो सी और दोनों डीज हो गई, उच्च आवृत्ति दोलित्र, और ये चुंबक हो गई। ठीक है, चित्र में यही है। अब इसके बाद ये काम कैसे करता है, अब हम देखते हैं काम कैसे करता है, क्या काम करता है। तो हम यहाँ पर एक, जो भी हमें जिस भी गैस के धनायनों को हमें त्वरित कराना होता है, उसे हम इन दोनों डीज के बीच में रख देते हैं। यहाँ पर उस गैस को भर दिया हमने, ठीक है, उनके धनायनों को। अब उनसे हम धनायन निकालें कैसे, तो धनायन निकालने के लिए हम
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनाए कहीं से, तो यहाँ पर फिलामेंट एफ लगा होता है। जब फिलामेंट एफ को हम गर्म करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन ने धनायनों को आकर्षित किया, जिससे इस गैस से धनायन बाहर निकले। हम केवल उन्हीं कणों को त्वरित कराते हैं जो आवेशित कण होते हैं। ये धनायन जब आकर्षित धनावेशित कण हैं तो इन्हें हम त्वरित करा रहे हैं। जब हम इन्हें त्वरित हमने कराया, ठीक है, यहां से एक धनायन निकला। अब इसके बाद तो उस समय जैसे यहां से धनायन निकला, उस समय मान लो कि जो हमारा D2 है वो नेगेटिव है और D1 पॉजिटिव है। क्यों मान लो? क्योंकि यहां पर प्रत्यावर्ती धारा लगी हुई है। प्रत्यावर्ती धारा की वजह से एक हमारा पॉजिटिव होगा, एक कोई नेगेटिव होगा। ये तो होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता रहता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो धनायन जब यहां से ये थोड़ी सा निकला, अब ये नेगेटिव है, हमने उस समय मान लिया कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस प्रकार रखा जाता है कि जैसे ही धनायन निकले तो D2 हमारा पॉजिटिव हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो अब जब ये नेगेटिव है, ध्यान सुनना, जब ये नेगेटिव है तो धनायन हमारा इस ओर आकर्षित होगा। तो ये धनायन हमारा आकर्षित हुआ, यहां से ये आकर्षित हुआ और इसके अंदर चला गया। अब अंदर चला गया, अब वृत्तीय मार्ग देखो, अंदर तो गया। अब वृत्तीय मार्ग क्यों अपना रहा है? क्योंकि दो चुंबक लगी हुई हैं, तो उस पर लग रहा है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के कारण जो हमारा कण है इसमें लंबवत प्रवेश कर रहा है। देखो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बोर्ड के अंदर की ओर है, समझ लो एक 3D आकृति है कि ऊपर से अंदर की ओर है, यहां से ऐसी अंदर की ओर है, और जो हमारा कण है वो इस प्रकार चल रहा है लंबवत। तो लंबवत जब चला तो वृत्तीय मार्ग अपनाया उसने, तो यहां से चलते हुए ये हमारा कण वृत्तीय मार्ग इसने अपना लिया। अब जैसे ही वृत्तीय रास्ता अपना के ये बाहर निकला, जैसे ही ये बाहर निकला तो यहां पर उसी समय हमारा D1 नेगेटिव हो गया, D2 पॉजिटिव हो गया। अब D1 नेगेटिव D2 पॉजिटिव हुआ तो इसने थोड़ी और बल से अपने तरफ खींचा, क्योंकि इसने पुश किया, D2 ने पुश किया और इसने खींचा, तो थोड़ी उसके जो और उसका वेग है, जो उसका वेग और बढ़ गया, मतलब उसकी ऊर्जा और बढ़ गई। अब ऊर्जा बढ़ी तो थोड़ी एक बड़ी त्रिज्या के साथ और थोड़ी स्पीड में जाएगा, और थोड़ी स्पीड में गया, और जब जैसे इसके अंदर गया फिर उसने ये NS की वजह से लॉरेंज बल लगा, लॉरेंज बल फिर लगा, तो फिर एक उसने वृत्ताकार मार्ग अपनाया, वृत्ताकार मार्ग निकला, फिर यहां से बाहर निकला, फिर D2 हमारा नेगेटिव हो गया, D1 पॉजिटिव हो गया। तो D2 नेगेटिव में फिर इसने खींचा अपनी तरफ, तो और बड़ी त्रिज्या के साथ। इसी प्रकार से यही चीज बार बार होती उस और बड़ी त्रिज्या होती बहुत तेज स्पीड हो जाती है उस कण की हमारे, और उसे विक्षेपक प्लेटों की सहायता से लक्ष्य पर दाग दिया जाता है। ये है इसकी कंप्लीट प्रोसेस, कैसे काम करता है ये। अब हम देखेंगे इसकी त्रिज्या कितनी त्रिज्या हो जाती है इसकी, ये भी अभी हम सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेशन छोटा सा है, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमें चाहिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। आपको ये समझ में आ गया ना अच्छे से कि जब ये काम कैसे करता है, ये हमारा कण त्वरित कैसे हो जाता है, ठीक है। अब वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या चाहिए। अब एक चीज बताओ, कोई भी वस्तु या फिर कण वृत्तीय मार्ग में गति कब करता है? कब? जब उसका अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, जो अंदर की ओर लगता है बाहर की ओर, वो दोनों सेम हो। समझ में आई बात? जो भी बल उसे बाहर की ओर फेंक रहा है और जो बल उसे अंदर की ओर खींच रहा है, दोनों अगर बराबर होंगे तो हमारा कण वृत्तीय रास्ते में गति करता है, ठीक है। तो अब इसे कण को वृत्तीय रास्ता गति कराने जो लॉरेंज बल है उसकी वैल्यू क्या होती है? QVB, जो इसे बाहर की ओर फेंक रहा है। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है सूत्र? mv²/r। ये तो सूत्र आपने पढ़ा ही होगा। तो r की वैल्यू निकाल लो, एक v से v कट जाएगा, तो r बराबर mv/qb। ये होती है त्रिज्या। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा त्रिज्या होगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ाओगे तो त्रिज्या और बढ़ती जाएगी उसमें, जिससे और बड़ी त्रिज्या से हमारा जो कण है वो गति करने लगेगा, ठीक है। ये होती, इतनी त्रिज्या होती है उसकी। अब इसके बाद हम अर्धवृत्त पूर्ण करने में लगा समय निकालेंगे। अर्धवृत्त मतलब पूर्ण करने में लगा समय T/2 हाफ टाइम, ठीक है ना, बराबर समय बराबर दूरी बटे 4, तो πr 2πr। देखो पूरी त्रिज्या होती है 2πr, हमें अर्धवृत्त निकालना है, मतलब आधी त्रिज्या, पूरी परिधि होती है 2πr, हमें आधी परिधि निकालना है, मतलब अर्धवृत्त पूर्ण करने में लगा समय, तो आधी परिधि के लिए πr, दूरी बटे चाल, वेलोसिटी दूरी बटे चाल, ये तो बताओ समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है ना। और r की बस वैल्यू रख दो, π/v। r का मान क्या है? mv/qb, v से v कट गया, πm/qb
T/2। लो ये समय निकला है, अर्धवर्त पूर्ण करने में इतना समय लगा हमारे कण को। अब हम देखते हैं कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा, कण हमारा कितनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे, अभी हमने T/2 निकाला बराबर पाई एम बटे क्यूबी। T/2 अभी हमने निकाला पाई एम बटे क्यूबी, T बराबर 2 पाई एम बटे क्यूबी। ठीक है, अब हमें चाहिए साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, ये तो पढ़ा होगा, F बराबर 1/T, ये तो पढ़ा है ना, 1 बटे आवर्तकाल। तो 1 बटे 2 पाई एम बटे क्यूबी, क्यूबी ऊपर जाएगा, क्यूबी बटे 2 पाई एम। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, जो हमारी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है F बराबर क्यूबी बटे 2 पाई एम। इतनी फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन की। ये फ्रीक्वेंसी निकालिए। हम निकालते हैं उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम। तो हमारा कण अधिकतम ऊर्जा कब प्राप्त करेगा, ये बताओ। हमारा कण अधिकतम ऊर्जा तभी प्राप्त करेगा जब उसकी रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी, जब उसकी त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, तब हमारा कण मैक्सिमम पावर प्राप्त कर लेगा, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो R बराबर एम वी बटे क्यूबी। ठीक है, R एम वी बटे क्यूबी अभी हमने निकाला है ना इसे। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो R का मान कैपिटल R, जो डीज की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R है, तो कैपिटल R बराबर और एम वी मैक्स अपॉन क्यू मैक्स बी। ठीक है ना, मैक्सिमम, जब मैक्सिमम आ जाएगी उसकी वेलोसिटी, तब R का मान कैपिटल R के मतलब डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी कण की त्रिज्या। ठीक है, हाँ, तो ये हो गई जो मैक्सिमम त्रिज्या इतनी हो जाएगी, या फिर मैक्सिमम v का मान निकालो, मतलब मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये निकालो, ये इस तरफ पहुंच जाएगा R क्यू मैक्स b बटे स्मॉल m। लो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने निकाल ली। ठीक है, मैक्सिमम त्रिज्या मैक्सिमम वेलोसिटी हमने निकाल ली। और कण का संवेग अगर निकालना है तो सब कुछ निकाल लो। कण का संवेग अगर निकालना है, द्रव्यमान गुणे वेग ये होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग मैक्सिमम निकाल रहे हम। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग कितना था, क्यू बी कैपिटल R मैक्स, क्यू मैक्स है। ठीक है, कैपिटल R बटे एम से एम कट गया, तो क्यू बी R ये हो गया संवेग कण का। कण का संवेग है क्यू बी आर। और कण की एंड में निकालते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा। हाँ, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। ठीक है, और v मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल ले तो v का मान क्या होगा, v मैक्स। ठीक है, 1/2 m, v मैक्स का क्या आया था, क्यू बी आर बटे एम और स्क्वायर, क्यू मैक्स। ठीक है, यहाँ पर तो 1 m से, ये नीचे m² है, यहाँ m है तो 1 m कट जाएगा, तो 1/2 q² b², वो कैपिटल R होगा, कैपिटल R, क्योंकि b मैक्सिमम है तो कैपिटल R होगा, और बटे r² बटे, और ये क्या निकल आई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। संवेग मैक्सिमम निकाल लिया, वेलोसिटी मैक्सिमम, त्रिज्या उसकी मैक्सिमम कितनी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये हो गया उसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। और इसी के साथ हमारा साइक्लोट्रॉन का कंप्लीट टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।